हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। फ्रेंड्स, आज के अपने इस हम लेक्चर में मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि या इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। आज हम बुद्धि या इंटेलिजेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से यूपी पीजीटी साइकोलॉजी, हरियाणा पीजीटी साइकोलॉजी और जहाँ जहाँ मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। फ्रेंड्स, बुद्धि से संबंधित प्रश्न हर जगह पूछे ही जाते हैं, यूजीसी नेट सब में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से असत्य युग्म कौन सा है? निम्न में से असत्य युग्म कौन सा है? कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। फ्रेंड्स, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कोह महोदय का ही है। आर्मी बीटा परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो फ्रेंड्स, ये गलत है क्योंकि आर्मी बीटा परीक्षण जैसा कि आप जानते होंगे यह सामूहिक परीक्षण है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बाकी एएन मिश्र का ड्रॉ ए मैन परीक्षण है और भाटिया का निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए कि कोह महोदय ने ब्लॉक डिजाइन परीक्षण दिया, आर्मी बीटा परीक्षण जो है यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण नहीं है। एएन मिश्र ने ड्रॉ एंड मैन परीक्षण का अनुवाद किया था और भाटिया का निष्पादन बुद्धि परीक्षण वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, भारतवर्ष के बाकर मेहंदी तथा पासी मुख्यतः किस परीक्षण के कारण प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड, बाकर मेहंदी और पासी जो मनोवैज्ञानिक है तो वह किस परीक्षण के लिए फेमस है? सृजनात्मकता, अभिवृत्ति, समायोजन या बुद्धि? तो फ्रेंड, बाकर मेहंदी और पासी जो मनोवैज्ञानिक है यह क्रिएटिविटी के क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सृजनात्मकता इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? फ्रेंड, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में किस तरह का कोरिलेशन पाया जाता है? निषेधात्मक, विधेयात्मक, शून्य और ये सभी? तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, विधेयात्मक। विधेयात्मक का अर्थ यह है फ्रेंड कि बुद्धि और सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी में डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है, वो एक सीमा तक ही कोरिलेटेड है कि एक सीमा तक बढ़ने पे वो एक साथ बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में विधेयात्मक सा संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉरेंस, बैनर, टेलर तथा हॉलैंड एवं केंट आदि मुख्यतः किस विषय के शोध एवं परीक्षण से संबंधित है? तो फ्रेंड, टॉरेंस, बैनर, टेलर एवं हॉलैंड एवं केंट आदि मनोवैज्ञानिक जो है वो व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि या उपयुक्त में से किसी से नहीं, तो किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये सभी मनोवैज्ञानिक क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सृजनात्मकता के क्षेत्र में इनके कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सृजनात्मकता एक योग्यता है। कौन सा कथन सत्य है? सृजनात्मकता एक योग्यता है, सृजनात्मकता व्यक्ति एवं समाज के लिए लाभप्रद होती है और सृजनात्मकता अभूतपूर्व होती है। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिएटिविटी जो है एक योग्यता है, ये एक एबिलिटी है मनुष्य की और व्यक्ति और समाज के लिए लाभप्रद होता है। डेफिनेटली क्रिएटिविटी के कारण ही नए नए रिसर्च होते हैं, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है, तो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभप्रद है और ये अभूतपूर्व होते हैं, तो उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्ति की वह योग्यता जिसके द्वारा वह नवीन रचना करता है उसे किस नाम से संबोधित करते हैं? वह योग्यता व्यक्ति की कौन सी है जिसके द्वारा वह नई नई रचनाएं करता है, उसे किस नाम से जानते हैं? बुद्धि, स्मृति, सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, व्यक्ति जिसके द्वारा नए नई चीज़ों की रचना करता है वह है क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। सृजनात्मकता व्यक्ति का वह गुण है जिसके द्वारा वो नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करता है, चीज़ों को नई तरीके से सोचता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एएन मिश्र ने किस महत्वपूर्ण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया है? एएन मिश्र ने किस महत्वपूर्ण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया है? तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर ए है, ड्रॉ एंड मैन परीक्षण। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एएन मिश्र ने ड्रॉ एंड मैन परीक्षण का भारतीय एडप्शन किया था या अनुकूलन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसका नाम विशेषतः बुद्धि के
संस्कृति मुक्त परीक्षण से संबंधित है। कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिसका नाम बुद्धि के संस्कृति मुक्त या कल्चर फेयर टेस्ट के लिए जाना जाता है? टर्मन, साइमन, कैटल या बिने। तो फ्रेंड, इन सब में कैटल महोदय का जो नाम है वह कल्चर फेयर टेस्ट से जुड़ा है। आप जानते होंगे कि कैटल महोदय ने जो अपना बुद्धि का इंटेलिजेंस दिया है वह कल्चर फेयर माना जाता है, वो संस्कृति मुक्त परीक्षण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोर्ड फॉर्म परीक्षण सबसे पहले बुद्धि परीक्षा के लिए किसने निर्मित किया? बोर्ड फॉर्म परीक्षण फ्रेंड सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के लिए किसने बनाया? सेगुइन, पिंटनर, कैटल, साइमन। तो फ्रेंड, इन सब में सैगन महादय ने जो है सबसे पहले बोर्ड फॉर्म परीक्षण का निर्माण किया गया। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करना। कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले फॉर्म बोर्ड परीक्षण किसने बनाया या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, तो उसमें भी सैगन महादय का ही नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का है? फ्रेंड, जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं अपने जलोटा महोदय, उन्होंने एक साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण नाम का एक परीक्षण बनाया था। तो वो कैसा परीक्षण है? व्यक्तिगत, सामूहिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक या सामूहिक अशाब्दिक। तो फ्रेंड, जलोटा महोदय ने जो परीक्षण बनाया था वह सामूहिक शाब्दिक है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्मी बीटा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो फ्रेंड, आर्मी बीटा परीक्षण जो है वह सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है फ्रेंड, सामूहिक अशाब्दिक है फ्रेंड। फ्रेंड, आप जानते होंगे कि आर्मी बीटा और आर्मी अल्फा दो प्रकार के परीक्षण सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय बनाए गए थे। तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो था फ्रेंड, नोट कीजिएगा, आर्मी अल्फा वह सामूहिक शाब्दिक था, वह बेसिकली पढ़े लिखे सैनिकों के लिए बनाया गया था, उनकी मानसिक स्थिति को जांचने के लिए। और जो आर्मी बीटा है वह सामूहिक अशाब्दिक है, वह अशिक्षित सैनिकों के लिए बनाया गया था। तो आर्मी अल्फा पढ़े लिखे के लिए बनाया गया था, तो वह सामूहिक शाब्दिक था, और आर्मी बीटा सामूहिक अशाब्दिक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्ति गणित शब्द भंडार तथा निर्देशन परीक्षण का प्रतिपादक कौन है? पूर्ति गणित शब्द भंडार तथा निर्देश परीक्षण का प्रतिपादक कौन है? बिने, थर्स्टन, थायरडाइक या स्पीयरमैन। तो फ्रेंड, इनमें से थॉर्नडाइक महोदय, ऑप्शन नंबर सी सही है, इन्होंने यह परीक्षण बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड, अलेक्जेंडर महोदय ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण बनाया था, उसे किस नाम से जानते हैं? ब्लॉक डिजाइन परीक्षण के नाम से, फॉर्म बोर्ड परीक्षण के नाम से, पास एलॉग परीक्षण के नाम से या प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के नाम से। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पास एलॉग परीक्षण के नाम से। अलेक्जेंडर महोदय ने जो परीक्षण बनाया था निष्पादन बुद्धि परीक्षण, उसे पास एलॉग परीक्षण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रॉ ए मेन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? भाटिया, गुड इनफ, को या अलेक्जेंडर। ड्रॉ ए मेन परीक्षण फ्रेंड किसने बनाया है? ये ड्रॉ ए मेन परीक्षण ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, गुड इनफ के द्वारा। गुड इनफ महोदय ने ड्रॉ ए मेन परीक्षण बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? जो हमारे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, सबसे पहले फ्रेंड, जैसे कि आप जानते होंगे कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने और सामान्य महोदय ने बनाया था 1905 में, लेकिन वह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था कि एक बार में उसे एक ही व्यक्ति की बुद्धि माप सकते थे। लेकिन फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी बनने लगे, जिसके द्वारा हमें एक साथ कई लोगों की बुद्धि परीक्षण कर सकते थे। तो यह कब हुआ? यह जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, यह प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय में सैनिकों की मानसिक स्थिति की जांचने के लिए बुद्धि परीक्षण बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुट को आदि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है,
उसे किस नाम से जाना जाता है? ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों आदि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? चित्र परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, निष्पादन परीक्षण या इन सभी के नाम? तो फ्रेंड इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जिनमें लकड़ी के गुटकों आदि का यूज़ होता है उसे निष्पादन परीक्षण कहते हैं। इन परीक्षणों में शब्द का कोई यूज़ नहीं होता है। इसमें लकड़ी की कोई चीज़ या किसी भी ऐसी चीज़ों को देते हैं जिससे वो प्रयोग जोड़ तोड़ करके बनाता है, तो इसे निष्पादन परीक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं? ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा या लैंग्वेज यूज होता है किस नाम से जाने जाते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण के नाम से, या इनमें से किसी प्रकार का नहीं? तो फ्रेंड जैसा कि आप समझ रहे होंगे भाषा का प्रयोग होता है तो इन्हें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। और फ्रेंड जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है उन्हें अशाब्दिक परीक्षण किया कहा जाता है। और जिसमें लकड़ी के गुटकों आदि का प्रयोग होता है उसे निष्पादन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो आप तीनों याद रखेंगे, जिसमें भाषा का यूज़ होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें भाषा आदि का यूज़ नहीं होता है पिक्चर वगैरह दिखाते हैं उसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और जिसमें लकड़ी उकड़ी का यूज़ होता है लकड़ी के गुटकों आदि का उसे निष्पादन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? सामूहिक प्रकार का, व्यक्तिगत अशाब्दिक प्रकार का, व्यक्तिगत शाब्दिक प्रकार का, या उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं? तो फ्रेंड विनय साइमन महोदय ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बनाया था 1905 में। आप नोट करना, कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, तो विनय साइमन महोदय ने 1905 में। तो ये किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण था? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यह शाब्दिक प्रकार का था, व्यक्तिगत शाब्दिक प्रकार का, अर्थात इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण संशोधित किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो स्टैनफोर्ड ने 1937 परीक्षण जो है उसे संशोधित किया था टर्मन और मेरिल महोदय ने, तो उसे इसी नाम से जानते हैं, टर्मन और मेरिल परीक्षण के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? तो फ्रेंड स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916 वो टर्मन महोदय द्वारा बनाया गया। इसे आप नोट करना फ्रेंड। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के संशोधित रूपों के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916 टर्मन द्वारा बनाया गया था, और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1937 टर्मन और मेरिल दोनों ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1908 के विनय साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई थी? तो जो विनय साइमन परीक्षण 1908 था उसमें 2 से 10, 1 से 20, 1 से 16 या 3 से 13 वर्ष के बच्चों का यूज़ हुआ था फ्रेंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 से 13 वर्ष के बच्चों की बुद्धि परीक्षण इसमें किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग कब किया गया था? तो बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग किया गया था 1908 में फ्रेंड। बुद्धि परीक्षणों में मेंटल एज कॉन्सेप्ट जो था 1908 में आया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? फ्रेंड जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बनाया गया था, किसके द्वारा? विनय और साइमन के द्वारा 1905 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? फ्रेंड गिलफोर्ड महोदय का बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है? बहु आयाम सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत या द्विआयाम सिद्धांत? तो फ्रेंड गिलफोर्ड महोदय का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है त्रिआयाम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन 2 कारकों को सम्मिलित किया है? फ्रेंड स्पीयरमैन ने बुद्धि का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने 2 कारक बताए थे। आप नोट करना, कई बार पूछा जाता है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो वो कौन कौन से 2 कारण हैं? विशिष्ट एवं अति विशिष्ट, सामान्य एवं असामान्य, सामान्य एवं विशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है, सामान्य एवं विशिष्ट। तो फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है,
निम्न किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस के आधार पर बुद्धि सिद्धांत दिया था? स्पीयरमैन ने, पियाजे ने, थर्स्टन ने और बिने ने। तो फ्रेंड, इनमें से कारक विश्लेषण के आधार पर किसने दिया था? तो थर्स्टन महोदय ने दिया था फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्धि मॉडल की रचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्धि मॉडल या इंटेलिजेंस मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? गिलफोर्ड महोदय के द्वारा, थॉर्नडाइक, पियाजे या स्पीयरमैन के द्वारा? तो फ्रेंड, गिलफोर्ड महोदय का ये सिद्धांत था, जिसे त्रिआयाम सिद्धांत भी कहते हैं, उसे ही बुद्धि मॉडल की संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये कई बार पूछा गया है फ्रेंड, जो बुद्धि मॉडल की संरचना गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया था? तो फ्रेंड, गिलफोर्ड महोदय ने भी फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था और उन्होंने कई कारकों का वो किया था। तो उसे कितने कारकों का उन्होंने यूज़ किया था? फ्रेंड, गिलफोर्ड महोदय ने बहुत सारे कारकों के आधार पर बुद्धि संरचना दिया था। तो कितने कारक थे टोटल? 10, 50, 20 या 80? तो फ्रेंड, उन्होंने 3 कारक बताए थे, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। तो इसमें उनके थे, पहले में थे 5, फिर थे 6 × 6। तो फ्रेंड, इसमें टोटल 180 हो गए। तो फ्रेंड, गिलफोर्ड महोदय ने टोटल 180 कारक बताए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत विचार विशेषता विकासात्मक पक्ष से संबंधित था? डेवलपमेंटल साइड से रिलेटेड था। किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत? पियाजे, बिने, थॉमसन या थर्स्टन का? तो फ्रेंड, इसमें से पियाजे महोदय का जो सिद्धांत था वह विकासात्मक पक्ष से संबंधित था। आपने पढ़ा भी होगा, पियाजेस डेवलपमेंटल थ्योरी भी उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन 30 है, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक होता है? अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामान्यतः बुद्धि का विकास कब तक होता है? 40 वर्ष तक, जीवन पर्यंत, 16 वर्ष तक और 12 वर्ष तक। तो फ्रेंड, जो अधिकतर मनोवैज्ञानिक है वह 15-16 वर्ष तक मानते हैं कि बुद्धि का विकास होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रज्ञात्मक चरण की अवधि क्या है? फ्रेंड, पियाजे महोदय ने बुद्धि का एक डेवलपमेंटल थ्योरी दिया था। इसमें उन्होंने 4 स्टेज बताए थे। आप नोट करेंगे, ये बार बार पूछा था। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फ्रेंड, ये पूछ रहे हैं कि जो दूसरा वाला स्टेज है पूर्व संप्रज्ञात्मक स्टेज या जो पूर्व संप्रज्ञात्मक स्टेज है उसकी अवधि क्या है? तो वह है 2 से 4 की। जो फ्रेंड पहला वाला स्टेज है सेंसरी मोटर, वह शिशु काल का है, वह है जन्म से 2 वर्ष तक, और दूसरा का है 2 से 4 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 33 है, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो पियाजे का जो तीसरा वाला स्टेज है फ्रेंड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो किस अवधि में घटित होता है? तो फ्रेंड, उसका है 7 से 11। पहला सेंसरी मोटर का है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा का है 2 से 7 वर्ष और तीसरा कॉन्क्रीट का है 7 से 11 वर्ष। तो यही पूछ रहा है कि कॉन्क्रीट या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का स्तर किस में होता है? तो 7 से 11 में। और चौथा का है 11 से 15 तक का, फॉर्मल ऑपरेशनल वाला का। और 34 का है क्वेश्चन, पियाजे के बौद्धिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है फ्रेंड? तो फ्रेंड, जैसे आप आसानी से बता देंगे कि मैंने पहले ही बता दिया था, पहला स्टेज है संवेदी गतिशील स्तर या सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड।
क्वेश्चन नंबर 35 है, मनोवैज्ञानिक विनय किस देश के थे? तो फ्रेंड, जो मनोवैज्ञानिक विनय थे जिन्होंने बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण बनाया था, वो किस देश के थे, किस देश से संबंधित थे? अमेरिका, रूस, जर्मन, फ्रांस। तो फ्रेंड, ये फ्रांस से थे। ये फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, पियाजे के बौद्धिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? पियाजे के बौद्धिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर, मूर्त संक्रियाओं का स्तर या अंत प्रज्ञात्मक चिंतन स्तर? तो फ्रेंड, इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। औपचारिक या फॉर्मल कॉन्क्रीट स्टेज पियाजे का चौथा स्टेज है। पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है औपचारिक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 37 है, पियाजे के बौद्धिक विकास में 4 से 7 वर्ष की अवस्था किस चरण में सम्मिलित है? तो फ्रेंड, जो 4 से 7 वर्ष का एज है वह ऑप्शन नंबर 4 अंत प्रज्ञात्मक चिंतन के स्तर में है ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो फ्रेंड, जो औपचारिक संक्रियाओं का स्तर है वह ऑप्शन नंबर बी 11 और उससे 11 से 15-16 तक यह रहता है। फ्रेंड्स, कई बार इन अवस्था पियाजे जी के दिए गए चारों स्टेज का नाम और किस एज में घटित होते हैं ये पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा? फ्रेंड, बुद्धि सीखने की योग्यता है यह डेफिनेशन इंटेलिजेंस की किसने दी? बंकिंगम, पिंटनर, पियाजे, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बंकिंगम महोदय ने डेफिनेशन दी थी इंटेलिजेंस की कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 40 है, पियाजे ने बुद्धि को डैश के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। पियाजे महोदय ने बुद्धि को डैश के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। जन्मजात बुद्धि, कार्य जीवन की मांग, परिवार की मांग या भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण? तो फ्रेंड, पियाजे महोदय ने जो बुद्धि को बताया है वह भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के समायोजन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? फ्रेंड, यह बहुत ही औपचारिक डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की। कई बार पूछा जाता है कि बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो मेजर करते हैं वही इंटेलिजेंस है, यह किसने कहा है? तो यह फ्रीमैन की डेफिनेशन है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये कौन सा कथन सही है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, बिल्कुल सही है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बिल्कुल सही है। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही है। फ्रेंड, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता है, बिल्कुल सही है सभी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 है, टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? टर्मन महोदय ने बुद्धि को क्या माना है? फ्रेंड्स, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड, टर्मन महोदय ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का 1 फैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत विनय महोदय ने दिया था। फ्रेंड, विनय महोदय का मानना था कि बुद्धि एक सिंगल योग्यता है जिसके द्वारा मनुष्य सभी कार्य करता है, लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बहुत सारे फैक्टर बताए, लेकिन एक कारक सिद्धांत विनय महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड, ये बहुत बार पूछा गया है कि बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? पियाजे महोदय से, थॉर्नडाइक महोदय से, थर्स्टन या थॉमसन महोदय से? तो फ्रेंड, ये पियाजे महोदय ने कहा है, पियाजे महोदय का सिद्धांत है बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 46 है, समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो फ्रेंड, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन महोदय ने दिया है। थर्स्टन महोदय ने बुद्धि में बहुत सारे कारक माने हैं, इसलिए थर्स्टन महोदय के सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है,
48 है, स्पेयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? स्पेयरमैन का बुद्धि सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेयरमैन ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में 2 कारक बताए थे, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, या साधारण कारक या विशिष्ट कारक। तो उनके सिद्धांत को दो कारक सिद्धांत कहते हैं। स्पेयरमैन के सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत में 2 कारकों को महत्व दिया था, जनरल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर, या साधारण कारक या विशिष्ट कारक। तो इसीलिए स्पेयरमैन के सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा निर्मित है? फ्रेंड, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत या बुद्धि का सैंपल थ्योरी किसके द्वारा निर्मित है? जेलोटा द्वारा, थॉमसन द्वारा, स्टर्न द्वारा या गिलफोर्ड द्वारा? तो फ्रेंड, इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। थॉमस महोदय ने जो इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है उसे बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। थॉमसन महोदय ने बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट प्रश्न है, बर्ट एवं बर्नन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बर्ट एवं बर्नन का बुद्धि सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रतिदर्श सिद्धांत के नाम से, पदानुक्रमिक सिद्धांत के नाम से, समूह कारक सिद्धांत के नाम से, या बहुकारक सिद्धांत के नाम से? तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए जो प्रतिदर्श सिद्धांत है, आप जानते होंगे कि मैंने पहले बताया था, ये थॉमसन महोदय ने दिया है। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन महोदय ने दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत, तो फ्रेंड्स ये बर्ट एवं बर्नन महोदय ने दिया है। बर्ट एवं बर्नन महोदय का सिद्धांत पदानुक्रमिक या हेराटिकल थ्योरी है। ऑप्शन नंबर सी है समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो इंटेलिजेंस का ग्रुप फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। और बहुकारक सिद्धांत या मल्टी फैक्टर थ्योरी ये थॉर्नडाइक महोदय का है फ्रेंड, तो इसे भी आप याद रखेंगे। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, पदानुक्रमिक बर्ट एवं बर्नन, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, और मल्टी फैक्टर थ्योरी या बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। तो फ्रेंड, ये आज के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बुद्धि से संबंधित, जो बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।